नमस्कार, बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। लोहरदगा उपचुनाव में पिछले चुनाव की तुलना में 4% ज्यादा मतदान हुआ। अगर सियासत में संकेतों के जरिए कयास लगाए जाते हैं तो माना जा सकता है कि लोहरदगा से आगे झारखंड में सियासत के कई मोड़ नजर आने वाले हैं। जीत या हार छोटी हो सकती है, लेकिन फर्क बड़ा दिखने वाला है, क्योंकि बात सिर्फ प्रत्याशियों की नहीं है, बल्कि दांव पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की साख है। लोहरदगा में फैसले का नतीजा कई मायनों में ऐतिहासिक भी हो सकता है। लोहरदगा में जीत छोटी हो सकती है, लेकिन हार बड़ी ही मानी जा सकती है। इस एक उपचुनाव से झारखंड में सियासी अंतर पैदा हो सकता है। सुखदेव भगत और बंधु तिर्की की किस्मत का फैसला हो जाएगा और नीरू शांति भगत के जरिए रघुवर सरकार के 1 साल के कामकाज पर जनता के मूड का अंदाजा लग जाएगा। इस उपचुनाव में 67% मतदान हुआ है। पिछली बार यानी कि 2014 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले 4% ज्यादा मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। हालांकि इस उपचुनाव के नतीजे ना तो सत्ता पक्ष के विरोधी लहर के बतौर देखा जा रहा है और ना ही विरोध की ताकत को सिरे से खारिज किया जा सकता है, लेकिन फिर भी लोहरदगा की लड़ाई से दावेदारी की आजमाइश जरूर हो रही है। तो लोहरदगा के नतीजे क्या कुछ बताएंगे और लोहरदगा से आगे जाकर झारखंड की सियासत क्या मोड़ लेगी, किस तरीके का बदलाव देखने को मिलेगा, चाहे नतीजा जो भी हो। इसी पर आज हम बड़ी बहस में बात करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए राजेश गुप्ता, कांग्रेस के नेता, इस वक्त रांची से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण प्रभाकर, बीजेपी के नेता, इस वक्त हमारे साथ रांची से जुड़े हुए हैं। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एमके सिंह, विश्लेषक हैं, राजनीतिक मामलों के जानकार हैं। इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन नतीजों का असर कितना पड़ेगा। तो इससे पहले कि हम कांग्रेस और बीजेपी का तर्क जाने कि लोहरदगा के जो भी नतीजे आएंगे उस पर उन पार्टियों पर क्या फर्क पड़ेगा और पार्टियां किस तरह से इन नतीजों को देखती है, सबसे पहले एमके सिंह सर के पास जाएंगे। एमके सिंह जी, 67% वोटिंग हुई है किसी उपचुनाव में लोहरदगा में, तो इसको आप किस रूप से देखते हैं और नतीजे जो भी आए, चाहे वो आजसू जीते या फिर कांग्रेस जीते, इसका झारखंड की सियासत पर कितना असर पड़ेगा? बिल्कुल राजेश जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया है कि पहले तो उपचुनाव में जनता जो है वो बहुत सक्रिय नहीं रहती है और अनुमानतः उसका मानना होता है कि जो परिणाम होंगे बहुत दूरगामी नहीं होंगे। लेकिन इस उपचुनाव में जिस ढंग से जनता की सक्रियता आई और जिस ढंग से आपने देखा कि समाज का सभी तमाम वर्ग, बुजुर्ग हो, महिलाएं हों और नौजवान हों, वो काफ़ी बड़ी संख्या में आए, मतलब वो मतदान करने के लिए आए और उन्होंने मतदान किया। तो ये जो वोट प्रतिशत का बढ़ना हुआ वो परिणाम को भी इंगित करता हुआ बताएगा। तो ये एक बहुत बड़ा एक साइन और सिग्नल होगा कि सरकार की जो कार्यप्रणाली है उसको जनता कितना मान रही है। और दूसरी तरफ जो है वो प्रजातंत्र में विपक्ष जो होती है उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। विपक्ष जो होती है वो प्रजातंत्र का हृदय होता है या आत्मा होती है, तो वो जनता की आवाज़ को उठाती है। तो क्या वो विपक्ष की मजबूती जो कमज़ोर दिखाई दे रही थी, तो वो विपक्ष की मजबूती कितनी ढंग से आती है। और तीसरी यहाँ एक और चीज़ भी दिखाई पड़ रही है कि यहाँ जो तीनों जो प्रमुख व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं वो तीन महत्वपूर्ण बिंदुओं को, जो राज्य की राजनीति के 3 धुरी है, राजनीतिक धुरियां हैं, उसको भी ये दर्शाती हैं। तो इन शक्तियां का संचालन जो होने वाला है आने वाले समय में, क्योंकि लगभग एक अच्छा खासा समय बीत चुका है रघुवर दास की सरकार का भी, तो किस ढंग से आने वाले समय में ये परिस्थितियां निर्मित होंगी और राजनीतिक परिदृश्य किस ढंग से बदलेगा उसको भी ये इंगित करेंगे। जी बिल्कुल। तो लोहरदगा के नतीजे जो भी आएंगे, लेकिन जाहिर सी बात है कि इसका असर बड़ा होगा और जो ये चुनाव के बाद जो भी परिणाम सामने आएंगे झारखंड की सियासत में, इसको लेकर बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। रुख करेंगे प्रवीण प्रभाकर, बीजेपी के नेता हैं, हमारे साथ रांची से जुड़े हुए हैं। प्रवीण जी, चुनाव में अगर आपको जीत मिलती है तो जाहिर सी बात है कि आप कहेंगे ही कि ये रघुवर सरकार के लोकप्रिय फैसलों के बाद ये जीत मिली, जनता में अभी भी लोकप्रियता बरकरार है। लेकिन अगर आप चुनाव हारते हैं तो क्या ये मानेंगे कि रघुवर सरकार का जो 1 साल का कामकाज है उसके आधार पर वोटिंग हुई लोहरदगा में? देखिए, सबसे पहली बात जो मैं कहना चाहूँगा कि हार का तो सवाल ही पैदा नहीं होता जी। जिस ढंग से लोहरदगा में एनडीए गठबंधन ने
मिलकर और जो ताकत लगाई और जिस ढंग से एकता दिखी और जनता का जो रुझान दिखा, इन सारी चीज़ों से एक चीज़ तय है कि वहाँ पर एनडीए गठबंधन का प्रत्याशी जो है नीरू शांति भगत, वो जीतने जा रही है और इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। और जो काल्पनिक जो सवाल आपका है हार होगी, हार का सवाल ही नहीं पैदा होता। नहीं, जब तक नतीजे नहीं आए हैं प्रवीण जी, जब तक नतीजे नहीं आए हैं या तो जीत होगी या हार होगी। चुनाव में यही तो होगा, या तो जीत जाएंगे या फिर हार जाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप ही जीते हैं? नहीं, हमें विश्वास है जी, क्योंकि हम लोग पूरे समय वहां पर हमने कैंप किया और जनता का जो रुझान दिखा, जिस ढंग से आजसू और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया और जनता के रुझान के आधार पर मैं पूरे दावे के साथ ये कहने की स्थिति में हूं। तो ये भी बता दीजिए कि अगर आपकी जीत होगी तो क्या ये रघुवर सरकार के कामकाज के आधार पर ही आपने चुनाव लड़ा है लोहरदगा में, ये मानते हैं? नहीं, एक फैक्टर वो भी है जी, एक फैक्टर रघुवर दास जी का, मुख्यमंत्री जी का कार्यकाल का 1 साल पूरा होने वाला है, लेकिन उपचुनाव को आप किसी सरकार का पैमाना मानकर वैसा नहीं चल सकते। ठीक है जी, मैं यही जानना चाह रहा था कि आप नहीं, बिल्कुल आपके पास दोबारा लौटते हैं प्रवीण जी। मैं यही जानना चाह रहा था कि आप किस मुद्दे के आधार पर आप लोग चुनाव में उतरे थे, हालांकि नतीजे आने अभी बाकी हैं। राजेश गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप कांग्रेस के नेता हैं। राजेश जी, सवाल वही है लेकिन थोड़ा सा मैं घुमा के सवाल पूछना चाहूंगा आपसे कि क्या अगर कांग्रेस चुनाव हारती है तो क्या आप लोग मान लेंगे कि रघुवर सरकार ठीक ठाक काम कर रही है झारखंड में? देखिए, आपने 4 बार एक ही सवाल को किया है, प्रवीण जी से भी यही पूछ रहे थे आप। जी बिल्कुल, कि क्या अगर लोहरदगा में एनडीए जीतती है जी तो रघुवर दास की जीत होगी, सरकार की जीत होगी? झारखंड सरकार जी, या सरकार की जीत होगी? मैं ये बता देना चाहता हूं कि पिछले 2 टर्म से वहां से आजसू एनडीए के उम्मीदवार ने जीता जी, और उससे पहले अगर आप पीछे जाएंगे तो लोहरदगा की मिट्टी, लोहरदगा कांग्रेस का गढ़ रहा है जी। 4 बार हमारे स्वर्गीय इंद्रनाथ भगत जी जीते हैं, 3 बार बिहारी लकड़ा जीते हैं, 1 बार सुखदेव भगत जीते हैं, उसके बाद 2 बार आजसू वाले जीते, 2 बार सगनू भगत भारतीय जनता पार्टी के वहां से जीते हैं जी। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोहरदगा की जो मूल समस्याएं थी, आपने शुरू में इंगित किया था इस बात को हमारे साथी प्रवीण जी से और एमके सिंह साहब से, कि वहां की बेसिक चीज क्या है। आपने बोला कि 4% वहां का वोटिंग बढ़ गया है। मैं बता दूं 13,700 नए मतदाता जुड़े हैं, 13,700 नौजवान जुड़े हैं जिनकी वोटिंग परसेंट बढ़ी है। और वहां पे एक मूल नीड था शिक्षा का, जो आजसू का हमेशा से नारा रहा था, शिक्षा, हरियाली और विकास। शिक्षा में बिल्कुल फेल वहां पे, चूंकि एक ही कॉलेज बीएस कॉलेज लोहरदगा है जिसमें 514 सीट होती है। मैं उस जगह पर लगातार कैंपेन कर रहा था। उठाया होगा राजेश जी, नहीं जरा ठहर के बात करिए। इन मुद्दों को आपने चुनाव में जनता के पास उठाया होगा, जनता घरों से भी निकली, जमकर मतदान किया, बम्पर वोटिंग की, लेकिन सवाल ही उठता है कि अब इस लोहरदगा का जो रिजल्ट आएगा, लोहरदगा का जो नतीजा होगा, उसका झारखंड की सियासत पर कितना असर मानते हैं कांग्रेस के हिसाब से, बोलिए। देखिए, कांग्रेस वहां से निश्चित तौर पर जीतेगी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष की जीत होगी। और सबसे बड़ी चीज है कि ये सरकार चुनाव लड़ रही थी, ना कि वहां पर नीरू शांति भगत चुनाव लड़ रही थी। ठीक, ये सरकार चुनाव लड़ रही थी, रघुवर सरकार चुनाव लड़ रही थी। ठीक है। और वहां के जनता ने इसको नकार दिया है, खारिज कर दिया। आज का जो वोटिंग परसेंटेज दिखाई पड़ रहा है, इससे वहां की जनता ने उनको नकार दी है। और निश्चित तौर पर विपक्ष ने जेएमएम के उम्मीदवार नहीं देना, वो कांग्रेस के पक्ष में था। तो इस सारी दृष्टिकोण से आप जब देखेंगे तो हमें लगता है कि निश्चित तौर पर यह चुनाव सरकार लड़ रही थी और हार भी सरकार की होगी। बिल्कुल राजेश जी, मैं यही सवाल कांग्रेस पार्टी मानती है। आपने भी वही बातें कही हैं जो प्रवीण जी ने हमारे सामने रखी है। एमके सिंह हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। एमके सिंह जी, दोनों को आपने सुना, राजेश गुप्ता को भी आपने सुना, प्रवीण प्रभाकर को भी आपने सुना। प्रवीण प्रभाकर ने कहा कि एक फैक्टर हो सकता है, अगर वहां पर हारेंगे तो जीतेंगे तो एक फैक्टर यह होगा कि सरकार अच्छा काम कर रही है। राजेश गुप्ता कह रहे हैं कांग्रेस की तरफ से कि सरकार ने पूरी ताकत लगा रखी है और अगर हारते हैं वहां पर आजसू के उम्मीदवार तो ये सरकार की हार होगी। ऐसे में अब जो लोहरदगा से आगे झारखंड किधर जा रहा है?
राजेश जी, सबसे जो महत्वपूर्ण है कि राजनीतिक दल हार जीत की तत्काल अपने हिसाब से व्याख्या कर देंगे और उसके पहले चुनाव के परिणाम के पहले उनकी व्याख्या अलग होती है, जैसा हम लोगों ने बिहार में भी देखा। जी बिल्कुल। तो वो सारी चीजें जनता जब तक अपने वर्डिक्ट को आप सामने में निकल के नहीं आता है तब तक कुछ भी कहना मतलब एक अनुमान होता है और अनुमान कई चीजों पर आधारित होता है, उसमें बहुत सत्यता भी होती है, लेकिन जब तक वो परिणाम आ नहीं जाए और वो जनता के मंतव्य को हम जान नहीं लें तब तक कहना बड़ा मुश्किल है। दूसरी जो चीज दिखाई पड़ रही है बार बार झारखंड के चुनाव में और झारखंड की राजनीति में कि जब चुनाव खत्म हो जाता है तो जनता और जनता के प्रतिनिधि की भाषा और रहन सहन और कार्यप्रणाली बिल्कुल बदल जाती है और ये सालों साल होता है। 15 साल का अगर आप इतिहास देखें तो सभी पार्टियों को, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, सभी को वहां शासन करने का मौका मिला और महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं वहां के, जिस मुद्दे की बात अभी की गई कि शिक्षा की स्थिति बहुत खराब है, तो शिक्षा की स्थिति 15 साल में हर एक वहां जो राजनीतिक दल है उसको सुधारने का पूरा मौका मिला। और आज जो स्थिति है राजेश जी वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, विशेषकर प्राइमरी शिक्षा जो है और सेकेंडरी जो इसको स्कूलिंग कहते हैं, हम स्कूलों की शिक्षा कहते हैं, उसकी स्थिति तो बहुत ही दयनीय है और उसके कई कारण हैं और उन कारणों को मूल रूप से दूर करने का प्रयास पिछले 15 सालों में किसी भी राजनीतिक दल ने ठोस रूप से नहीं किया, जिसकी बात अभी भी की जा रही है। दूसरी चीज आप देखेंगे स्वास्थ्य की स्थिति जो है पूरे इलाके में, झारखंड में अभी भी ये जो बातें हो रही हैं कि अगर सरकार चुनाव हारती है, मतलब एनडीए चुनाव अगर हारती है तो अगर आपने जो प्रश्न किया कि हारती है तो किन कारणों से हार, तो निश्चित रूप से सरकार के लोग जो सरकार में शामिल लोग हैं उसको माने न माने, लेकिन एक सेमी मैंडेट ये होता है सरकार के फंक्शन को जनता मानती है। चुनाव का इतिहास ये इतिहास रहा है तो उसको भी आप देखेंगे और जो 3-4 महत्वपूर्ण वहां की चीजें हैं उसको आप अगर देख रहे हैं, जिसमें स्वास्थ्य है, शिक्षा है, बुनियादी सुविधाएं हैं और रोजगार है। आज अगर झारखंड पूरे देश में मानव तस्करी के लिए अग्रणी राज्य है और ये गांवों की बच्चियां हैं, साधारण परिवारों की बच्चियां हैं, आदिवासी बच्चियां हैं, आदिवासी बच्चे हैं, ये लाखों की संख्या में, अगर सारी चीजों के बाद भी आपने देखा लोहरदगा बॉक्साइट नगरी है और बॉक्साइट का जो लाभ है और ये बड़े उद्योगपतियों को मिल रहा है और जो सीएसआर झारखंड का सीएसआर का रिकॉर्ड लेंगे, नक्सल प्रभावित जिला भी बन गया है, 2% सीएसआर का रिकॉर्ड लेंगे तो अगर वो सीएसआर का रिकॉर्ड देखेंगे तो नग्न है और सरकार इस पे बिल्कुल, कोई भी सरकार, इसके पहले की सरकार हो या भी सरकार हो, कोई ठोस वो प्रबंधन नीति उसकी नहीं है कि पैसे कहां से आएंगे, पैसे जो आ रहे हैं उद्योगपतियों के माध्यम से या उद्योगों के माध्यम से कहां लगेंगे, वो शिक्षा के क्षेत्र में क्यों नहीं लग रहे हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्यों नहीं लग रहे हैं, बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में क्यों नहीं लग रहे हैं, क्योंकि ये उनको अधिकार दिया गया है कि वो अपने क्षेत्र के जिस क्षेत्र से खनिज संपदा निकलती है वहां ये पैसे लगने चाहिए और पैसे नहीं लग रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बड़ी चीजें वहां पे जो विसंगतियां हैं वो अभी भी बरकरार हैं और सभी राजनीतिक दलों को चुनाव का परिणाम चाहे जो भी हो है उस पर ध्यान देने की जरूरत है। और झारखंड अलग हुए इतने साल बीत गए लेकिन उन बुनियादी चीजों पर उतना काम नहीं किया गया जितना किया जाना चाहिए था और लोहरदगा में भी यही कुछ देखने को मिल रहा है। एक बार जेएमएम ने अपना उम्मीदवार नहीं दिया था लेकिन जेएमएम आपके पक्ष में प्रचार करने भी नहीं आई, जबकि एनडीए का कुनबा लोहरदगा में पूरी तरीके से एकजुट था। तो क्या अभी भी आप लोगों ने सबक नहीं लिया है? इससे यही मैसेज मिलता है। देखिए आप जो बातें बोल रहे हैं, सबसे बड़ा संकेत तो जेएमएम ने मुझे ये दे दिया जी कि वहां से उम्मीदवार नहीं दिए। ठीक है, उम्मीदवार नहीं देना ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं यूपीए के लोग एक साथ थे। आप अखबारों के मार्फत अगर जाना चाहते हैं तो मैं नहीं कुछ बोल सकता, मगर मैं वहां पर लगातार पिछले 15 दिनों से था। नहीं, एक अपडेट कर दूं राजेश जी, आपको एक अपडेट कर दूं। जेएमएम ने यह भी कहा कि भरोसे में नहीं लिया गया जेएमएम को कांग्रेस की तरफ से, यह भी कहा था। देखिए ये हमारे बड़े नेताओं की बातें थी, मगर वहां पर जो लोग ग्रसित थे, वहां के लोग जो परेशान थे इतने वर्षों से, ये मौका मिला था सरकार के एक साल के कार्यकाल के खिलाफ वोट करना और वहां की जनता ने खुलकर वोटिंग किया है, जिसका परिणाम 17 तारीख को देखने को मिलेगा। और निश्चित तौर पर हमारे उम्मीदवार जो कांग्रेस के वहां से रहे हैं, सुखदेव भगत जी, वो वहां से विजय होंगे। अभी जैसा एमके सिंह ने बता रहे थे, बुनियादी सुविधा, ये सारी बातें वहां की जनता भली भांति समझ रही थी और इसी को लेकर वहां के लोगों में काफी आक्रोश था। मैंने बताया जो आजसू के घोषणा पत्र में शिक्षा, हरियाली और विकास, ये तीनों से वंचित रहे हैं वहां के लोग।
और वो शासन में रहें, उसके बावजूद वहां के लोग इससे परेशान रहे। ठीक है, वहां के नौजवान रांची आकर अपनी पढ़ाई को करते हैं उच्च शिक्षा के लिए। बिल्कुल, उन तमाम समस्याओं के बारे में तो आपने जाएंगे एक वहां पे नहीं राजेश जी, उन समस्याओं के बारे में चुनाव में तो आपने खूब बात की होगी, चुनाव में तमाम तरीके के मुद्दे भी उठाए होंगे, तो जाहिर सी बात है कि आपने सवाल भी बहुत किए। अब जवाब देने की बारी है। 17 तारीख को चुनाव के नतीजे आएंगे लोहरदगा में, उसके बाद ही यह तय होगा कि झारखंड की सियासत पर और झारखंड के सियासी समीकरण पर कितना असर पड़ेगा लोहरदगा के मुकाबले का। प्रवीण प्रभाकर, आपने सुना राजेश गुप्ता जो बातें कह रहे थे कि लोहरदगा में तमाम तरह की समस्याएं हैं और समस्याओं के लिए आप जिम्मेदार हैं, उनका कहने का मतलब तो यही था। देखिए, जहां तक बात है समस्याओं की, तो 60 साल में शासन करने के बाद भी कांग्रेस उनको कुछ नहीं दे पाई, और पिछले 5 साल से पिछले 2009 के टर्म से कमल किशोर भगत वहां थे, और एनडीए के शासन काल में मुझे पता है कि लोहरदगा में जो आधारभूत संरचना का विकास हुआ, जो जन सुविधाओं का विकास हुआ, 450 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें वहां पर बनी हैं। वहां पर सिंचाई के लिए जो नंदिनी डैम है और प्लस एक डहरबाटी डैम की वहां पर योजना का डीपीआर बनकर तैयार है, जिससे लोहरदगा और लातेहार जैसे जिलों को पानी मिलेगा। इसके अलावा जो ग्रामीण विकास से संबंधित आधारभूत जो सुविधाएं देने की बात है, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, वहां पर पिछले एनडीए के शासन काल में और कमल किशोर भगत जब विधायक थे उस क्रम में वहां पर काफी काम हुआ है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि वहां काम नहीं हुआ है। हाँ, ये अगर अपने कांग्रेस के और यूपीए के शासन काल की बात करते हो तो बात सही है कि यूपीए और कांग्रेस ने वहां पर शासन जरूर किया, लगा रहे थे आपके 4 सामने बार छोड़कर लगातार आजादी के बाद वहां पर कांग्रेस का विधायक रहा, वहां कोई काम इन्होंने नहीं किया। आज जितना भी काम दिख रहा है वो एनडीए के शासन की देन है। बिल्कुल राजेश जी, जो भी काम हुआ वो बीजेपी ने किया और जो नहीं हुआ वो कांग्रेस ने नहीं किया। देखिए काल्पनिक बातें बोलना और कागज पे बोलना अलग बात है। अभी हमारे साथी परवीन भाई ने इस चीज को रखा कि डहरबाटी और जिस डैम की बात कर रहे थे उसमें इन्होंने कोई भी काम नहीं किया। आप वहां पर हाईवे की बात करते हैं, वहां पीडब्ल्यूडी का कार्यालय था। यही सुदेश महतो जी जब मंत्री थे तो उन्होंने वहां से उठाकर ले गए थे सिल्ली। इस चीज को वहां की जनता नहीं भूली है। ये विकास की बात करते हैं, 60 साल की बात करते हैं, इनको पता होना चाहिए आजादी के बाद सबसे अधिक कांग्रेस ने शासन किया, और विकास जो देखना चाहते हैं और अलग राज्य के बाद लगातार शासन सत्ता पे रहने के बाद ये स्थिति वहां की कर दी है कि वहां के लोग छलते छलते छल गए थे। अच्छा, ये तो बाई इलेक्शन जो न्यायपालिका के कारण हुई, इसके बाद वहां के जनता ने सचेत होते हुए जागरूक होकर के इस बार मतदान की है, और निश्चित तौर पर 17 तारीख का दिन जो आएगा इंतजार कर लेते हैं, उसके बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी कि क्या कुछ निकलकर सामने आया है। एमके सिंह जी, एक और फैक्टर है लोहरदगा के चुनाव में, वो है बाबूलाल मरांडी का बंधु तिर्की, झारखंड की सियासत में बड़ा नाम है, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि उनका कोई प्रतिनिधि इस वक्त हमारे साथ नहीं जुड़ा हुआ है अपनी बात रखने के लिए, लेकिन झारखंड में मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने में जुटे हुए थे बाबूलाल मरांडी, और इसमें कितना कामयाब रहे और अब कितना असर देखते हैं आप बाबूलाल मरांडी का झारखंड की सियासत में? ये राजेश जी, जो वहाँ का जो चुनाव हुआ और उस चुनाव में जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो अपनी जगह पे हैं, और उसका परिणाम जो आएगा वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। और महत्वपूर्ण इसलिए भी होगा कि जिस ढंग से रघुवर दास जी अपनी सरकार को चला रहे हैं और ये आंकड़े आ रहे हैं कि सरकार बहुत आगे चली जा रही है, झारखंड बहुत आगे चला जा रहा है, तो जो जमीनी हकीकत है उस राज्य की कि गरीबी अभी भी और विषमता अभी भी जो है वो बरकरार है और बढ़ती जा रही है, और जो जीडीपी का ग्रोथ दिखाई दे रहा है या जो इंडस्ट्रियल इनपुट्स के बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वो ग्रामीण अंचल में और गरीबों के पास पहुंचने तक में कहाँ है वो अभी भी स्पष्ट नहीं हो रहा है। उदाहरण के रूप में बिजली जो है उसकी मात्रा, उसका प्रोडक्शन, अभी जब आप बोल रहे हैं हम लगाएंगे और होगा तो बहुत बात की बात है, लेकिन अभी भी बिजली की स्थिति, बिजली एक ऐसी बुनियादी चीज है, स्टील का कंजम्पशन एक ऐसी बुनियादी चीज है, वो लोगों के क्वालिटी लाइफ को क्वालिटेटिवली चेंज करता है। तो वो सारी चीजें
अब सिंगल विंडो सिस्टम हम ले आएंगे और सारी चीजें कर देंगे और बैंक से हम पैसा दे देंगे। अभी भी बैंक्स का रोल अगर सबसे बुरा झारखंड में है, सीडी रेशियो के माध्यम से, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के माध्यम से, तो सबसे अगर बुरा इस देश में है तो वो झारखंड में है। झारखंड में कई गांवों में हम लोग जब घूमे हैं तो लोगों को बैंक के बारे में पता नहीं है और सूदखोरी इतनी बड़ी समस्या है। तो वो कोई भी राजनीतिक दल हो उसको अपने आत्मा को झकझोरना चाहिए कि जिन लोगों के शासन के कारण हम इस राज्य में हैं और दिल्ली में है या रांची में है और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, और उन गरीबों को जिस ढंग से सूदखोरों के माध्यम से पैसा लेना पड़ता है और अपनी जिंदगी, पैसा चुकाने में अपनी जिंदगी को चुकाना पड़ता है, वो बहुत ही दयनीय है। तो वो चीजें आप देख लीजिए। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कोयला का अभी वहां बहुत बड़ा एक है, लेकिन साइकिल पे जो कोयला लेके जाते हैं, हजारों लोग कोयला लेके जाते हैं और ये इलीगल कोल है और ये हजारों की संख्या है। तो इन सब चीजों को आप रेशनलाइज करें और इसको आप बिल्कुल समाज की मुख्य धारा में जोड़ें और इनको लाभ दें। इसको ऐसा मतलब ये 5-15 साल चल रहा है और हम ये कर रहे हैं और हम वो करेंगे, ये दौर अब खत्म हो गया है। अब आप जो भी करेंगे एक बड़ा निर्णय तत्काल होना चाहिए और जनता को प्रभावित करने वाला होना चाहिए। इसलिए कहीं ना कहीं रघुवर सरकार जो है वो अभी कटघरे में है और जनता का निर्णय उसको एक ढंग से एक इशारा करेगा कि आपका काम संतोषप्रद है और इसको अच्छा कीजिए या आप। ठीक है एमके सिंह जी, जल्दी से एक जवाब और चाहेंगे। दूसरा जो मैं बिल्कुल जो बाबूलाल मरांडी जी के जो वहां प्रत्याशी हैं बंधु तिर्की जी, वो झारखंड के कद्दावर नेता हैं और उनका जो अपना उनकी कंस्टिट्यूएंसी थी वो बिल्कुल सटी हुई है लोहरदगा से, करीब है जी, और वो उनकी जीत और हार जो भी होगी, लेकिन अगर उनके वोट परसेंटेज में इजाफा होता है तो निश्चित रूप से बाबूलाल जी के लिए संजीवनी का काम करेगा और बाबूलाल जी वहां की पूरी राजनीति में, झारखंड की राजनीति में नए रूप में दिखाई पड़ेंगे। वापस एंट्री करेंगे। ठीक है, एक सवाल जल्दी मैं आपसे पूछना चाहता था मैं कि अगर जैसे गठबंधन की सरकार चल रही है झारखंड में, हालांकि बहुमत की सरकार है पहली बार, लेकिन गठबंधन की सरकार है, ऐसे में एक एक सीट का जो महत्व है वही महत्व देखने को मिला हमें इस बार उपचुनाव में, और यही वजह रही कि सरकार ने पूरी ताकत लगाई और लोगों ने भी आमतौर पर उपचुनाव में इतनी दिलचस्पी नहीं रहती जितनी इस बार देखने को मिली लोहरदगा के चुनाव में। ये आंसू का कार्यक्षेत्र रहा है और जैसा सिली जो है वो सुदेश महतो जी का अपना गृह क्षेत्र भी है और बिल्कुल ये सटा हुआ इलाका है और वहां से आंसू 2 बार चुनाव जीत भी चुकी है। तो इसलिए यह चुनाव जो है आंसू के लिए, जो भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी दल है झारखंड में, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और एनडीए के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी जीत अगर में जो अनुपात है वो भी कम होता है या उनकी जीत नहीं होती है तो दोनों एक ढंग से इस स्थिति को दिखाएगा कि वहां एनडीए की स्थिति बदल रही है। जी बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं बड़ा असर होने वाला है झारखंड की सियासत पर। झारखंड के जो नतीजे आएंगे, लोहरदगा का जो परिणाम होगा वो कहीं ना कहीं तय करेगा कि झारखंड में सियासत किस तरफ जा रही है और क्या बदलाव देखने को मिल रहा है। हमारे साथ राजेश गुप्ता, प्रवीण प्रभाकर दोनों बने हुए हैं। तो राजेश गुप्ता, एक सवाल और आपसे बनता है ऐसे में कि लोहरदगा को लेकर जो लड़ाई आपने लड़ी है चुनावों में, क्या उन बातों को चुनाव हारने के बाद भी जारी रखेगी कांग्रेस? और क्या अगर आप चुनाव जीतते हैं तो रघुवर सरकार पर आप किस तरीके से दबाव बनाएंगे उन बुनियादी समस्याओं को दूर करने के लिए? हमारे अगर जनप्रतिनिधि वहां से जीत कर जाते हैं, जैसा वहां रुझान मिल रहा है, तो निश्चित तौर पर लोहरदगा की आवाज बनेंगे सुखदेव भगत, पहली चीज जी। और अगर एनडीए हारती है तो सबसे पहले सरकार हारेगी, उसके बाद आजसू पार्टी हारेगी। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है राजेश, समय की कमी है, समय की कमी है के लिए जी। बिल्कुल, ये झारखंड के लिए एक मील का पत्थर। राजेश गुप्ता ने कहा कि अगर वहां पर चुनाव आजसू का उम्मीदवार हारते हैं तो सरकार हारेगी, क्या आप सहमत हैं? देखिए, उपचुनाव जो है, उपचुनाव को मैंने शुरू में ये स्पष्ट कहा कि सरकार एक फैक्टर है, जरूर हो सकती है, लेकिन जो विधानसभा का चुनाव होता है या उपचुनाव होता है वो स्थानीय आधार पर पूरी तरह लड़ा जाता है, स्थानीय आधार पर लड़ा जाता है। निश्चित तौर पर एक फैक्टर सरकार है, मैं उसे इनकार नहीं कर रहा हूं। नहीं, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस अपनी बात पर कायम है, वो कह रही है कि सरकार ने पूरी ताकत लगाई थी और अगर चुनाव सरकार हारेगी तो ये, अगर चुनाव वहां पर आजसू का उम्मीदवार हारती है तो फिर ये सरकार की हार होगी, जबकि बीजेपी की तरफ से ये बयान आ रहा है कि एक फैक्टर होगा, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की लोकप्रियता बढ़ेगी। यही वजह है कि बीजेपी लगातार जीत का दावा कर रही है। राजेश गुप्ता, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रवीण प्रभाकर, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। एमके सिंह, विश्लेषक, चुनाव विश्लेषक और राजनीतिक मामलों के जानकार, हमारे साथ बने हुए थे स्टूडियो से, आपका भी बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे कि लोहरदगा का चुनाव किस तरीके से
पूरी दिलचस्पी के साथ लड़ा गया और जो मतदान प्रतिशत देखने को मिला उससे भी यही साबित हुआ कि लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। अब इंतजार नतीजों का है और देखना यह है कि ये जो परिणाम आएगा ये झारखंड की सियासत पर कितना असर डालेगा। इसी के साथ बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।